चलो जी, हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मतलब आपको यहाँ पर ओवर यूज लेना है, समझना है, हर एक टर्म्स को समझना है, बैलेंस शीट किस तरह बनती है ये समझना है कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में कहाँ आती है, ये सब। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये चैप्टर थियोरेटिकल है और ये चैप्टर का वेटेज 3 से 4 मार्क्स का है। ठीक, पूरा थियोरी है। चलो शुरू करें। सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं हम बैलेंस शीट से। आपको एक बात बता दूं, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल नंबर 3 हम इस तरह लिख देते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट है, और पार्ट 2 में क्या है, फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। दो पार्ट में डिवाइड है। अब हम पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कैसे कैसे आती है। देखो जी, बैलेंस शीट में जो अपनी बैलेंस शीट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहली है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये पहली है। दूसरी है असेट्स। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्दर डिवाइड है। पहला है शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड आता है। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है। तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज। और चौथा है करंट लायबिलिटीज। चार पार्ट में आपकी बैलेंस शीट डिवाइड है। ठीक है, अब आइए आप, अभी खत्म नहीं हुआ ये, शेयर होल्डर फंड में डिवाइड करते हैं कि क्या है। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। शेयर होल्डर फंड में इतनी सारी चीज आती है। अब हम बात करें कि शेयर कैपिटल में क्या जाता है।
शेयर कैपिटल में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आता है, ठीक है। फिर इसमें से कॉल्स इन अरियर माइनस होता है तो वो क्या आता है, पेड अप कैपिटल होता है। ये तो वही बात इक्विटी की। अब इसमें और क्या चीज आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। रिजर्व्स इन सरप्लस में क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स आता है, एक आपका कैपिटल रिजर्व आता है, एक आपका जनरल रिजर्व आता है, एक आपका पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आता है और उसमें पी एंड एल का डेबिट बैलेंस सेटअप हो जाता है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है। फिर उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आता है, फिर इसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स आता है, ठीक है। और फिर हम लिख देते हैं एनी अदर रिजर्व, ठीक। अब हम बात करें ये मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्या है, शेयर वारंट is an instrument that show the holder of the same has ownership of the shares of the company। क्या मतलब, वो शेयर वारंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि होल्डर की ओनरशिप है कंपनी में, होल्डर की ओनरशिप है कंपनी में थ्रू द शेयर्स। सो एनी मनी रिसीव्ड by selling shares known as money received against शेयर वारंट्स, ठीक है जी। चलो, ये मैंने पूरा आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। अब आओ इधर, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मीन्स अलॉटमेंट, ये तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मीन्स अलॉटमेंट का मतलब होता है अभी तक आपने एप्लीकेशन मनी दे दी है लेकिन कंपनी ने आपको अभी तक अलॉट नहीं किया है आपका शेयर।
company not yet allot shares against application money received. कंपनी ने अभी तक अलॉट ही नहीं किए शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव के रेंज में. ठीक है जी. अब नॉन करंट लायबिलिटीज में मैं बताता हूँ क्या क्या था. नॉन करंट लायबिलिटीज का अलग से हेड बना देता अपन. और करंट लायबिलिटी का भी अलग से हेड बना देता हूँ. ठीक है. तो देखते हैं अपन. अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या था. नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है डिबेंचर्स. मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आता है. एनी लायबिलिटीज फॉर मोर देन 12 months, 12 महीने से ज़्यादा हो. डिबेंचर. एमडीज रेमुनरेशन. जी हाँ, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है. सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक. अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक. सिक्योर्ड लोन आता है, अनसिक्योर्ड लोन आता है. बैंक ओडी फॉर मोर देन 12 महीने से ज़्यादा की बैंक ओडी रहती है तो वो भी आती है. ठीक है जी. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. ये भी आएगी. और कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा तो वो भी आएगा. तो इतना सब कुछ आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज में. अब आती है करंट लायबिलिटीज. एनी लायबिलिटीज फॉर लेस देन 12 मंथ्स. तो 12 महीने से कम की होती है. नंबर 1 क्रेडिटर्स. नंबर 2 बैंक ओडी फॉर लेस देन 12 months. Trade payable. Bills payable. Provision. Short term provision. Outstanding. ठीक है. तो लो जी, मैंने पूरी लायबिलिटीज के बारे में आपको लिख दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर और कितनी डिटेल्स में लिख दी मैंने. तो उसके अंदर अंदर भी कितनी सारी चीज़ें जो आती हैं वो सब लिख दिया. कौन सी चीज़ कहाँ पर और उसके अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें, और एक दो चीज़ों को मैंने समझा भी दिया है. अब हम असेट्स के बारे में आते हैं. अब असेट्स में आओ. असेट्स आपका डिवाइड होगा दो पार्ट में.
पहला पार्ट है नॉन करंट असेट, और दूसरा पार्ट है करंट असेट। नॉन करंट असेट में क्या क्या चीजें आती हैं? फिक्स्ड असेट, अब इसके बाद आएगा अंडर कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड असेट, तीसरा आएगा इंटेंजिबल असेट, चौथा आएगा अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल असेट, फिफ्थ वन आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सिक्स्थ वन आएगा डेफर्ड टैक्स असेट्स, सेवेंथ आएगा इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एट्थ आएगा अदर नॉन करंट असेट। ठीक, अब आओ जी हम देखें करंट असेट में क्या क्या चीजें आएंगी। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। तो ये है आपका पूरा बैलेंस शीट, मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। देखो आपको लायबिलिटीज और असेट पूरा बता दिया कौन सी चीज किधर आएगी। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट, हाउ टू शो फिक्स्ड असेट इन बैलेंस शीट। फिक्स्ड असेट को बैलेंस शीट पे कैसे दिखाना है, ये मैं ओल्ड बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ। ओल्ड बैलेंस शीट बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। यहां पर आएगा फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट, और डेप्रीशिएशन इसका बुक होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम से। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कहां पर आएगा, करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, एवरी ईयर डेप्रीशिएशन accumulate इन दिस अकाउंट। हर साल डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट होगा इस अकाउंट में, मतलब हर साल का हर साल डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट होगा। आपकी फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट हमेशा वही रहेगी, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, नाइन्थ ईयर, एट्थ ईयर, सब में वही रहने वाली है। फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट ही आपको दिखाना है। बिकॉज क्यों, बिकॉज फिक्स्ड असेट
shown at हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं आपको हर साल असेट को कॉस्ट पे ही दिखाना है। आप जो बचपन में करते थे ना, असेट माइनस डेप्रिसिएशन, असेट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर जो आया फिर माइनस डेप्रिसिएशन, फिर जो आया फिर माइनस डेप्रिसिएशन, ये जो आप हर साल करते थे, अब आपको ऐसे नहीं करना। अब आपको क्या करना है, आपको फिक्स्ड असेट को कॉस्ट पे ही दिखाना है हमेशा, हर साल, और उसका डेप्रिसिएशन आपको यहाँ करंट लायबिलिटी में प्रोविजन के नाम से लिखना है। ठीक, डन। अगला, हाउ टू शो डेटर्स इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है ओल्ड, यहां पर करंट असेट्स में डेटर है, और डेटर को आपको दो पार्ट में दिखाना है, फॉर लेस देन 6 months, फॉर मोर देन 6 months। 6 महीने से कम, 6 महीने से ऊपर। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर मोर देन 6 month में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको माइनस करना है। मैं आपको पूरा एलेबोरेट करता हूं, देखो। नाउ एज पर न्यू बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डीडी must be deduct only from debtors more than 6 month। जो 6 महीने से ज्यादा के डेटर है सिर्फ उसी में से माइनस करना है, ये ध्यान रखना। एंड अगला लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट must have to create mandatory in case of more than 6 month। 6 महीने से ऊपर के केस में आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और मैं लेस देन 6 month के बारे में लिख देता हूं, नो प्रोविजंस required to create in case of less than 6 months। कोई प्रोविजन बनाना नहीं है 6 months के केस में, मतलब 6 महीने से कम के केस में आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। हाउ टू शो इन्वेंट्रीज इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो कम होगा उस पर दिखाना है। एनआरवी का फुल फॉर्म नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, सिंपल यू कैन से मार्केट वैल्यू। ठीक जी, लो जी, मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट बता दी। ये हो गई आपकी पूरी बैलेंस शीट, खत्म। पूरी बैलेंस शीट आपको A to Z बता दी। ठीक, चलो अब क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे पी एंड एल के बारे में, कि पी एंड एल किस तरह बनता है। उसका भी नया फॉर्मेट आ गया।
statement of profit and loss account for the year ended. ये particulars, ये notes to account, ये amount. ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आएगा revenue from operations. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। फिर आएगी आपकी अदर इनकम, इसके ऊपर नोट 1 बनाएंगे अपन, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगी टोटल इनकम। अब एक्सपेंसेस, सबसे पहले आएगा परचेज ऑफ एन इन्वेंट्री यानी फिनिश गुड्स, एफजी यानी फिनिश गुड्स। अगला आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब नोट 2 डाल देते अपन। अगला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगला है एम्प्लॉयज बेनिफिट्स कॉस्ट 3। अगला है फाइनेंस कॉस्ट 4। अगला है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक, अगला है अदर एक्सपेंसेस 5। ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस। ठीक, नाउ इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट इनकम टैक्स, डेफर्ड इनकम टैक्स। तो ये आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक जी, अब इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में क्या आएगा, परसेंटेज मल्टीप्लाई, मतलब आपको जनरल रिजर्व निकालने के लिए परसेंटेज दिया रहेगा और आपको वो परसेंटेज अप्लाई करना है पैट के ऊपर। जैसे मान लो 10% दिया है तो 10% यू हैव टू अप्लाई ऑन पैट, सो उससे क्या आएगा ट्रांसफर टू जीआर। अब क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या माइनस करेंगे, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड।
फिर क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको यहाँ पर ईपीएस दिखाना है। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर आपको दिखाना है डाइल्यूटेड ईपीएस। ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के ऊपर अपना अलग से वीडियो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के ऊपर, तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो में ही डाल के रखा है, तो आप वहां पर डिटेल में जाके देख सकते हैं। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डाइल्यूटेड मीन्स डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। आपको जाके देखने का, क्योंकि आपको ना ये इतना डिटेल में यहाँ पे तो मैंने कुछ बताया नहीं है, मैंने तो सिर्फ ओवरव्यू दिया है। आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस और ईपीएस क्या होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपका फॉर्मेट पूरा क्लियर कर दिया, फॉर्मेट पूरा बना दिया। अब इस फॉर्मेट में जो जो वर्किंग नोट दिए थे मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। नंबर 1 नोट, अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो अदर इनकम में ये आएगा। ठीक है, नोट नंबर 2, चेंजेस इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में चेंजेस मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज नोन एज चेंजेस इन इन्वेंट्री। फिर नोट नंबर 3 क्या है, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स कॉस्ट, सैलरी, मतलब अपन लिख रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन एक्सेट्रा। जो एम्प्लॉइज से रिलेटेड कॉस्ट है वो सारी आ जाएगी। फोर्थ फाइनेंस कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस। फिफ्थ फिर फोर्थ है आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, फाइनेंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की सारी चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो इंटरेस्ट कंपनी पेड करती है ना वो यहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, पेड 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 पेड, जो भी कंपनी पेड करती है वो यहाँ पर आएगा। और नोट नंबर 5, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा,
बैड डेट्स, अब जो एक्सपेंसेस बच गए वो आएंगे, कमीशन पेड, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, बैंक चार्जेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, etc। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो लो मैंने आपको ये भी बता दिया, और बोलो जी। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको बैलेंस शीट बता दी और पी&एल बता दिया, है ना। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, बनती कैसे है, और पी&एल कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, तो ये मैंने बता दिया। और एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपसे यही पूछता है कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ आएगी, किसके अंदर क्या है, तो ये सब मैंने बता दिया, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़े इसी चैप्टर में। अब इसी चैप्टर में आगे क्या है, अगला है कि आपको 2-3 टर्म मुझे समझाने पड़ेंगे। एक है प्रायर पीरियड आइटम, जी हाँ दोस्तों, रिलेटेड टू बैलेंस शीट, ये प्रायर पीरियड आइटम। मैंने प्रायर पीरियड आइटम्स एक वीडियो में और समझाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, तो आप उधर भी जाके देख सकते हो। मीन्स errors occurred in the past but rectify in the future। कोई एरर यदि ऑकर होता है पास्ट में और रेक्टिफाई होता है फ्यूचर में, तो वो होता है प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो, और रेक्टिफाई नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, या तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा और या तो फ्यूचर में, जो भी बोल सकते हैं, फ्यूचर भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ही होता है। जैसे 2018 की गलती 2019 में, 2019 की गलती 2021 में, 1-2 साल और भी ऊपर हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, आइटम्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो कभी कदा होता है, जो नॉन रेकरिंग होता है नेचर में, कभी कदा ऑकर हो गया, एबनॉर्मल लॉस, इनकम टैक्स रिफंड, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है जी। अगला है ऑर्डिनरी आइटम। एन आइटम विच आर रेगुलर इन नेचर, जो हर मंथ नहीं होता, मतलब एग्जांपल सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, etc, जो हर महीने होता है, ठीक है जी। चलो अब हमें इस चैप्टर में एकदम आखिरी टॉपिक ही पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, बेसिकली इसमें बैलेंस शीट और पी&एल ही कवर थे। अब हमें इस चैप्टर में एक बहुत छोटी सी चीज़ें पढ़नी है, और वो छोटी सी चीज़ें क्या है, हमें एक सेक्शन के बारे में पढ़ना है कि वो सेक्शन क्या है। सेक्शन 129, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये आखिरी टॉपिक है। इसमें पूछा है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, सेक्शन 129, किस तरह की आप प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर आपको क्या देने का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट deals with or reveals true and fair view of the state of affairs of company। हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेट करता है, मतलब ये बताता है कि हाँ जो बैलेंस शीट बनी है और जो पीएनएल बना है एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है। सो इसीलिए बोला इट रिवील्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, है ना, इसीलिए बोला गया है कि एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट बना है बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल। एंड कंप्लायंस all accounting standards and Companies Act 2013। बट अब आगे देखने का, आगे देखो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलता, ठीक है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक जी, तो ये था आपका सेक्शन 129। कोई आप पूछे वो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है तो बोलना कि एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट रिपोर्ट देता है, एकदम सही बताता है, मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल जो बना है एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट बना है। और किधर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता ये आपको मैंने लिख दिया है, इंश्योरेंस के केस में, बैंकिंग के केस में और इलेक्ट्रिसिटी के केस में नहीं देता। चलो अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी कदा एग्जामिनर पूछ लेता है तो उसको डील करने का और देखने का भी। एग्जामिनर पूछता है आपको बैलेंस शीट में फिगर को, बैलेंस शीट और पीएनएल में फिगर को राउंड ऑफ कैसे करना है, राउंड ऑफ फिगर इन बैलेंस शीट एंड पीएनएल। बैलेंस शीट और पीएनएल में आपको फिगर को राउंड ऑफ कैसे करना है, जैसे हम पॉइंट के बाद कुछ रहता है तो उसको राउंड ऑफ करते हैं ना, तो वैसे ही वही पूछता है वो, तो वही राउंड ऑफ है। देखो यहाँ पे लिखो टर्नओवर, यहाँ पे लिखो राउंडिंग ऑफ। टर्नओवर में पहले क्या लिखो, लेस देन 100 करोड़ रुपीज। तो राउंड ऑफ कैसे करना है, टू द नियरेस्ट to the nearest 100,000 lakhs millions, ठीक है। So to the nearest 100,000 lakhs or millions, and the second one is 100 crore rupees or more।
to the nearest lakhs, millions, crores। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिखाने का है। यदि 100 करोड़ से कम हुआ तो ये दिखाओगे आप, मतलब इस तरीके से राउंड ऑफ करोगे, और 100 करोड़ या उससे ऊपर हुआ तो आप इस तरीके से राउंड ऑफ करोगे। तो ये राउंड ऑफ के दो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सिद्धांत दे दिया कि 100 से कम होगा तो ऐसे करना है, 100 या उससे ऊपर होगा तो ऐसे करना है। तो लो जी, ये रहा आपका चैप्टर। ये चैप्टर हमने पूरा डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो बैलेंस शीट और P&L कैसे बनते हैं, सेक्शन 129 एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड और ये राउंड ऑफ। तो चलो जी, ये चैप्टर पूरा खत्म, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब हम इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थ्योरी एमसीक्यूज तो स्टार्ट करते हैं अपन। आइए जी, इसमें पहला लिखा है द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, जब कंपनी डूब जाती है, तो उस समय कंपनी जो पैसा बुलवाती है शेयरहोल्डर को, या शेयरहोल्डर से जो पैसा बुलवाती है कंपनी वाइंड अप के समय, लिक्विडेशन के समय, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व का उल्टा रिजर्व कैपिटल। हाँ, अब कैपिटल की अमाउंट जो कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन्ड इन कैपिटल क्लॉज, मतलब आप कैपिटल की अमाउंट को कैपिटल क्लॉज में जो मेंशन करते हो तो वो कौन सा कैपिटल होता है, ऑथराइज होता है कि रजिस्टर्ड होता है कि नॉमिनल, तीनों एक ही है, ऑल ऑफ दीज। प्रपोज डिविडेंड को हम बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं? प्रपोज डिविडेंड को हम बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के प्रोविजंस में शो करते हैं। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन का हेड होता है, उसके अंदर करंट लायबिलिटी, उसके अंदर प्रोविजन, तो प्रोविजन में शो करते हैं। डैश एंड डैश ऑफ शेड्यूल 3 डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। P&L और बैलेंस शीट के प्रिपरेशन के साथ डील करता है। ओके, ठीक है, तो इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा पार्ट 2 एंड पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड सेक्शन 200, पार्ट 2 एंड सेक्शन 211 करंट लायबिलिटीज, पार्ट 2 एंड पार्ट 1, तो पार्ट 2 एंड पार्ट 1। इक्विटी 90,000 है, लायबिलिटी 60 है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 है, टोटल असेट निकालना है, सबको प्लस कर दो, क्योंकि सब लायबिलिटीज और रिजर्व्स को प्लस करोगे, ये लायबिलिटी और ये रिजर्व, इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा टोटल सेट? 90, 60, 150, 1 और 20, 120, 120 आएगा। डैश एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट होता है परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील के साथ कंपनी। इक्विटी को राइट होता है, किस चीज का राइट होता है? वोट करने का। इक्विटी कंपनी के ओनर होते हैं। बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर्ड होता है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। इसके पहले ध्यान रखना, पहले P&L था, फिर बाद में बैलेंस शीट थी, इसलिए मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 किया। 10th, रिजर्व जो क्रिएट होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए एंड विच इज चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, मतलब ऐसा रिजर्व जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया जा रहा हो, तो ऐसा कौन सा रिजर्व होता है? स्पेसिफिक, जो किसी स्पेशल ओरिएंट हो। प्रीमियम जो रिसीव्ड होता है उसको कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कौन सी असेट करंट असेट नहीं होती? डेप्टर, प्रीपेड, गुडविल, स्टॉक। बताओ जी, कौन सी असेट करंट असेट नहीं होती? गुडविल, इंटेंजिबल होती है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स को मैक्सिमम कितने साल के लिए रिडीम किया जा सकता है? 20। बैलेंस अमाउंट जो होता है शेयर फॉर पिक्चर का वुड बी शोन इन लाइफ है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में सिखाया है, ये आप खुद से करोगे। क्वेश्चन 14 ये खुद से करना, आप सिखाया मैंने।
कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाए। कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है? कैपिटल रिसीट से क्रिएट होता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसका आंसर कैपिटल प्रॉफिट करो, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। 17 आपके लिए होमवर्क है, पेड अप कैपिटल आप निकालना सिखाओगे मुझे। हाँ, मुझे आप सिखाओगे, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल लास्ट स्लाइड में सिखाया है कि पेड अप कैपिटल कैसे आती है और पेड अप कैपिटल होती क्या है, मैंने पूरा बताया है। फाइनल अकाउंट जो होता है वो प्रिपेयर्ड होता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। पब्लिक कंपनी के मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 7। 20। अनक्लेम डिविडेंड को कहाँ दिखाते हैं? जो डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया उसको करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। इनमें से कौन सा कंपनी का फीचर नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। नॉट द फीचर कंपनी। ये जब तक कि कुछ ना बोला रहे, प्रेफरेंशियल ऑलवेज क्या माने जाएंगे? ऑलवेज क्यूमुलेटिव माने जाएंगे, और नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल। कुछ नहीं बोला रहे तो हमेशा याद रखना प्रेफरेंशियल को क्यूमुलेटिव ही लेके चलते हैं। इनकॉर्पोरेशन होने के पहले यदि कोई प्रॉफिट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। यदि हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग, कैन नॉट अप्लाई द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ टू प्रोवाइड इट्स ओन शेयर। आप बायबैक के मेरे वीडियो में जाना, मैंने उधर अमेंडमेंट करके भी पढ़ा है, और आप रिडम्पशन प्रेफरेंशियल के वीडियो में जाना, उधर भी मैंने अमेंडमेंट करके पढ़ा है। अमेंड हो चुका है कि अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रेफरेंशियल्स के रिडम्पशन के लिए और बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते। 25 आपसे बन जाएगा, 25 मेरे कुछ रखा नहीं। 26 भी हो जाएगा, आपसे कोई इशू नहीं है। 27 आराम से बन जाएगा। 28 डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ। डिविडेंड किसके ऊपर निकलता है? पेड अप कैपिटल पे, ध्यान रखना। बैलेंस शीट जो होती है shows the balance of asset and liability for a year. Statement of P&L shows the profit for a whole year. Dividend declared and paid by the company, distribution of profit होता है। Consider the following item which appear under reserve and surplus। तो आपसे पूछा है कि कौन कौन से आइटम रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, और वो भी आपको नीचे लिखा है करेक्ट सीक्वेंस बताना ऑफ दीज आइटम्स। पहले आएगा कैपिटल रिजर्व, फिर आप करो CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर आप करो सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर करो P&L। 4231 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। हाँ, 4231। अब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट मत पढ़ना, क्योंकि हट चुका है, तो 17-18 में भी अब करने से कुछ मतलब नहीं, इसको मत करना अब, ये हट गया है। पार्ट 1 क्या बताता है? पार्ट 1 फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट बताता है। यदि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है और कमीशन मैनेजर को पेड हो रहा है, नेट प्रॉफिट कमीशन कितना आएगा? 5%। बिफोर का कैसे? मंजूर भाई, लाइव स्टॉक बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं? लाइव स्टॉक बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं? ये आप दिखाओ, करंट असेट। क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेवल्स में अपीयर होता है वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में जाएगा, और ट्रायल बैलेंस में दिया चुका है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। गुडविल कहाँ पे शो होता है? गुडविल 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 बोलो जी, गुडविल किधर शो करेंगे? नॉन करंट असेट, फिक्स्ड इंटेंजिबल। ठीक है, 39 तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। करेक्ट सीक्वेंस क्या है फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले बैलेंस अकाउंट होगा, बैलेंस अकाउंट मतलब होता है लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस होगा, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होगी, और फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होगा। ठीक है, 2143।
Which of the following is shown in surplus in the statement of P&L? Surplus in the statement of P&L. Contribution to GR. Which of the following does not belong to the category of asset? Loose tool, fixed asset. Loose tool current asset का part होता है. 42 आपसे हो जाएगा, 43 भी हो जाएगा. Comparison of financial statement highlights the trend of the. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करोगे तो फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी सब मालूम चलेगी. ऑल ऑफ द अबव. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस सभी होता है, तीनों. ऑल ऑफ द अबव. हो जाएगा आपसे. भी हो जाएगा. Which of the following techniques are the techniques, tools and methods of analysis and interpretation? सभी है. A भी है, B भी है, C भी है. All of the above. इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? आर्ट एंड साइंस है. हाँ, आर्ट एंड साइंस है. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताता है और परफॉर्मेंस भी बताता है. ऑल ऑफ द अबव. बैलेंस शीट का फॉर्म क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्म क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है. करंट एसेट का टर्म्स क्या कवर नहीं करता? कार. P&L स्टेटमेंट को और क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इनकम. इनमें से क्या चीज सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में? ट्रू क्या है? समरी ऑफ कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट्स. कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इंटरिम रिपोर्ट है. यस, यस. और ऑल्सो नोन एज एनुअल रिकॉर्ड्स. यस. और हिस्टोरिक भी है. तीनों है. ठीक है. विच कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट? कौन सी कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाते हैं? इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल. वैसे तो देखो बैलेंस शीट में ऑथराइज भी आता है, बट उसकी काउंटिंग नहीं होती. आपने कभी देखा होगा ऑथराइज लिखकर हम डबल अंडरलाइन टिक कर देते हैं और फिर लिखते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब. तो ऑल ही लिख दो ना. 57 हो जाएगा. डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन. मैंने आपको सब करवा दिया, 58 तक पूरा करवा दिया, मतलब आपके थियोरेटिकल एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करवा दिए. तो लो जी, और आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना. मतलब आप जब करो तो उसको नोट डाउन करते जाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. उसका एक कॉपी बना लेना, उसमें नोट्स लिख लेना. ठीक है. तो ये लो जी, ये भी आपका चैप्टर खत्म, इसके भी एमसीक्यूज खत्म. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक ले बाय.